जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जिस तरह से वो खेलते हैं, और जिस जिस ऑर्डर में आके खेल के उन्होंने उस जिस तरह का रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड के किसी ऑलराउंडर से वो पॉसिबल ही नहीं है। T20 में 6 से कम का इकोनॉमी है। हारिस रॉफ जिसके बारे में कहा जा जिसके लेके मजाक उड़ाया गया था, नेपाली बॉलर का, वो ओडीआई में 576 से मार खाता है। और वैसा प्लेयर जो है ना, वर्ल्ड की कोई भी टॉप टीम अपने टीम में रखना चाहेगी और उनको प्लेइंग 11 में जगह देना चाहेगी। ऐसा है। में दीपेंद्र सिंह एरी जैसा ऑलराउंडर T20 इंटरनेशनल में पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। इस बंदे ने 800 से ज्यादा रन बनाए हैं, 24 के करीब विकेट लिए हैं, इकॉनमी 6 से कम है, स्ट्राइक रेट आपने बताया 155 के करीब है, एवरेज 50 का है, और इनसे अच्छा एवरेज जो आपने बताया कोहली का 60 का है, और रिजवान का जो है वो 57 का है। अब इसमें थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाना चाहूंगा, वो ऐसा क्यों है। रिजवान और कोहली दोनों ने दीपेंद्र से लगभग दोगुने मुकाबले खेले हैं। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है गोल गोल के इस नए वीडियो एडिशन में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नेपाल, हांगकांग और यूएई के बीच खेले जाने वाली त्रिकोणीय T20 श्रृंखला के बारे में। यह मैच कल इस श्रृंखला की शुरुआत होगी नेपाल वर्सेस यूएई के बीच एक T20 मैच से। अभी तक नेपाल और यूएई के बीच में खेले गए 5 T20 मैचेस में नेपाल को 2 में जीत और 3 में हार मिली है। फिर भी नेपाल एक बड़ी अच्छी कंटेस्टेंट मानी जा रही है अपने एशियन गेम्स के प्रदर्शन के आधार पे। तो आज हम इसी मैच का प्रीव्यू करने वाले हैं, इस पूरी श्रृंखला का एक तरह से प्रीव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि नेपाल टीम का फ्यूचर इस श्रृंखला के बाहर या इस श्रृंखला के अंदर कितना बढ़िया रहेगा। उनको इस सभी मैचेस से कितना एक्सपीरियंस मिलेगा, उनके कौन कौन से की प्लेयर्स होंगे और कितना ज्यादा ये अहम रहेगा उनको आने वाले भविष्य के लिए। तो सबसे पहले नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नेपाल के रिकॉर्ड अच्छे नहीं है यूएई के खिलाफ, लेकिन अभी उनकी टीम जैसी है वो कितना अच्छा कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर नेपाल और यूएई के बीच के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो जो 5 मैच हुए हैं वो सब यूएई ने अपने होम कंडीशन में खेले थे, और ये नेपाल के लिए सारे अवे मुकाबले थे। पहली बार नेपाल अपने घर में यूएई को होस्ट करेगा, तो जाहिर तौर पर अगर यूएई अपने होम कंडीशन में मजबूत थी तो नेपाल भी अपने होम कंडीशन में काफी मजबूत रहने वाली है। और अगर पिछले जो है 1-2 साल से बात की जाए, देखा जाए तो जनवरी 2021 से जो डेटा उपलब्ध है उसमें नेपाल ने 26 T20 मैच खेले हैं, जिनमें से 19 में उनको जीत मिली है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 60% मैच उन्होंने जीते हुए हैं। और होम सपोर्ट इतना अच्छा है नेपाल का, वहां पर क्राउड इतना अधिक होता है, तो यूएई के लिए ये बहुत टिपिकल होने वाला है। और जो रिकॉर्ड ये 5-3 का चल रहा है, जाहिर सा मुझे इतनी उम्मीद है कि इस ट्राई सीरीज के खत्म होने तक नेपाल इस हेड टू हेड में लीड करती हुई नजर आएगी। श्रेयांश भैया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब अभी तक जिस तरह से क्रेज नहीं रहता है, लोग एसोसिएट नेशंस के मैच देखने नहीं जाते, वो खाली स्टैट्स में आते हैं, लोग रिकॉर्ड भी नहीं देखते हैं। पर अभी इस बार ऐसा हो रहा है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों को ये भी पता चल रहा है कि हाँ, नेपाल में कहीं मैच होने वाला है, 2-3 टीमें खेलने वाली है। तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, मैं अफगानिस्तान एक समय खेलना जब स्टार्ट किया था तो लोग नहीं पूछ रहे थे, लेकिन कुछ अच्छे ऐसे खिलाड़ी आए, आईपीएल में भी जगह मिली, उन्होंने अपने देश के लिए भी कुछ कुछ टीमों को भी लगातार वो टक्कर देते रहे। अफगानिस्तान अपने समय के साथ साथ जल्दी डेवलप की, और अफगानिस्तान को मुझे लगता है कि इंडिया में सारे लोग लगभग सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को। अब इंडिया के बाद अफगानिस्तान ही सपोर्ट होता है। लेकिन नेपाल वैसे ही लग रही, जैसे बांग्लादेश की तरह नहीं है कि 20 साल लग गए, बांग्लादेश वहीं की वहीं रह गई, अशरफुल के जमाने से आज भी मतलब वैसी की वैसी रह गई, उसमें कोई डेवलपमेंट दिखा नहीं। एक दो प्लेयर आए चले गए, लेकिन नेपाल भी वैसी दिख रही है कि मतलब अफगानिस्तान के जैसे कुछ प्लेयर आएंगे जो इम्पैक्ट डालेंगे, फिर नेपाल एक टीम बनेगी, अच्छी खासी टीम बन के उभरेगी। और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके, अफगानिस्तान जितनी जल्दी कवर किया उससे भी जल्दी हो सकता है नेपाल कवर कर जाए। और इन्होंने चाइना में वो करके दिखाया है एशियन गेम्स में। कुछ भी कहा जाए, अगर कि इंडिया की टीम जो गई थी वो फिलहाल वर्ल्ड में किसी टीम खेलने लायक थी, उनको भी टक्कर दिया। नेपाल इंडिया के खिलाफ खेली, रोहित शर्मा को उन्होंने जैसा बॉलिंग किया, जैसा बैटिंग किया, उन लोगों ने अच्छा ही किया। तो एक तरह से नेपाल अच्छा कर रही है। और बहुत सी पुरानी टीमें आई, एसोसिएट नेशन बहुत सारे आए चले गए, पता नहीं चला।
लेकिन नेपाल के लोगों का सपोर्ट ऐसा है, नेपाल में क्रिकेट के फैंस इतने अच्छे हैं कि नेपाल का क्रिकेट फलेगा फूलेगा लंबा चलेगा। मुझे आज भी याद है, केनिया सेमीफाइनल में पहुंच गया था न्यूजीलैंड की कृपा से 2003 में, और आज गायब है। बहुत सारी टीमें आई चली गई, लेकिन नेपाल के साथ ऐसा लग रहा है कि नेपाल लंबे समय तक रहेगी, और हो सकता है जल्दी से जल्दी एक बड़ी टीम बन के उभरे। जी श्रेयसी भाई, आपने सही बताया। और जिस तरह से हमारे बीच क्रेज है, तो इसका मतलब है नेपाल बहुत अच्छा कर रही है। आशुतोष जी, आप नेपाल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जो भी आपका है, बट आप बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो नेपाल में जो की प्लेयर्स होंगे वो कौन हो सकते हैं? नहीं नहीं, नेपाल में जो की प्लेयर्स होंगे उस पे तो बात करेंगे, लेकिन जो आपने नीरज जी से बात कहा था कि रिकॉर्ड हेड टू हेड में था, तो अब रिकॉर्ड टूटने वाला है भैया। अब ये जान लो कि रिकॉर्ड टूटने वाला है। वो जो यूएई की टीम थी, उस टीम में देखिए ऐसे प्लेयर थे जो क्रिकेटिंग सुपर पावर के यहाँ पहले खेले हैं या एज ग्रुप में खेला है, जैसे मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के लिए खेलते थे, ऐसे प्लेयर थे। और यूएई में लगातार जो है ना इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये लीग जो होता है, इंटरनेशनल लीग होते रहता है यूएई में, जिससे उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। लेकिन नेपाल के प्लेयर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो करते थे खुद खुद के दम पे करते थे, कोई एक्सपोजर नहीं मिलता था। अब तो खैर इनके पास एशिया कप, एशियन गेम्स में बड़ी टीमों को टक्कर देने का एक्सपोजर भी है, तो अब जान लीजिए क्या होने वाला है। यूएई ने, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का खेल कभी दिखाया होगा जिस तरह से नेपाल ने दिखाया था। अच्छा, अब जो की प्लेयर्स का बात है, तो की प्लेयर्स का जो नेपाल की तरफ से जो, वैसे तो सारे के सारे एक से एक धुरंधर हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है आप सब लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनका नाम लेने जरूरत भी है कि मैं उनका नाम लूं। उनका नाम है दीपेंद्र सिंह एरी। जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जिस तरह से वो खेलते हैं, और जिस जिस ऑर्डर में आके खेल के उन्होंने उस जिस तरह का रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड के किसी ऑलराउंडर से वो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी ऑलराउंडर को, पांड्या को ले लीजिए, बेन स्टोक्स को ले लीजिए, आप कैमरून ग्रीन को ले लीजिए, मिस सेंटर को भी मैं थोड़ा ऑलराउंडर ही मानता हूँ। खैर, वो तो इस मिच श्रेणी में मार्स। नाम लेना भी अपराध है। मिच मार्स को ले लीजिए, लेकिन मिच मार्स क्या है कि वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, फिर भी उनका वो रिकॉर्ड नहीं है। मतलब एक प्लेयर है जिसका 150 से प्लस का स्ट्राइक रेट है, लोअर ऑर्डर में खेलता है T20 में, और वो औसत उनका इतना अच्छा है कि उनसे अच्छा सिर्फ मोहम्मद रिजवान, जो कि आप जानते हैं क्या करते हैं, एक नंबर के स्टैट्स पैडर, 128-29 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वो भी ओपन करते हैं। तब विराट कोहली, विराट कोहली का विराट कोहली तो ग्रेट है, तो खैर उनपे क्या बात किया जाए, लेकिन विराट कोहली का भी स्ट्राइक रेट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का दीपेंद्र सिंह एरी का है। और इसके साथ ही वो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। दो तरह के बॉलर होते हैं, एक वो बॉलर होते हैं कि जो विकेट के लिए जाते हैं पर उनको रन पड़ता है, एक वो बॉलर होते हैं कि जो रन बचाने के लिए जाते हैं विकेट नहीं मिलता। पर दीपेंद्र एरी ऐसे बॉलर हैं जिनको रन भी नहीं पड़ता और विकेट भी लेते हैं। T20 में 6 से कम का इकोनॉमी है। हारिस रॉफ, जिसके बारे में कहा जा जिसके लेके मजाक उड़ाया गया था नेपाली बॉलर का, वो ओडीआई में 576 से मार खाता है। ठीक, तो इसका 6 का इकोनॉमी है, और ये विकेट भी लेता है, और 24 विकेट इन्होंने लिया है अभी तक 21 मैचों में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो किस लेवल के प्लेयर है। और फील्डिंग उनका, मुझे याद है कि अभी एशियन गेम्स में उन्होंने एक कमाल का कैच लिया था बाउंड्री लाइन पे, फील्डिंग भी कमाल का, तो वो कंप्लीट पैकेज है। और वैसा प्लेयर जो है ना, वर्ल्ड की कोई भी टॉप टीम अपने टीम में रखना चाहेगी, और उनको प्लेइंग 11 में जगह देना चाहेगी। तो जब ऐसे प्लेयर हो, तो फिर तो मुझे लगता है कि जो किसी और प्लेयर के इम्पैक्ट की बात भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक अकेला प्लेयर ही भारी पड़ जाएगा, ये दोनों टीमों पे अकेला दीपेंद्र सिंह एरी ही भारी पड़ जाएगा, जिस तरह का उनका खेल है, जिस तरह के हिटर है। और फिर मुझे लगता है कि इस बार फिर 9 बॉल में 50 बनने वाला है, 8 में तो बन नहीं, नहीं सकता दीपेंद्र। है। दीपेंद्र सिंह एरी जैसा ऑलराउंडर T20 इंटरनेशनल में पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। इस बंदे ने 800 से ज्यादा रन बनाए हैं, 24 के करीब विकेट लिए हैं, इकॉनमी 6 से कम है, स्ट्राइक रेट आपने बताया 155 के करीब है, एवरेज 50 का है, और इनसे अच्छा एवरेज जो आपने बताया कोहली का 60 का है, और रिजवान का जो है वो 57 का है। अब इसमें थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाना चाहूंगा, वो ऐसा क्यों है। रिजवान और कोहली दोनों ने दीपेंद्र से लगभग दोगुने मुकाबले खेले हैं। दीपेंद्र ने जितने मुकाबले, यानी कि नेपाल की टीम ने जो मुकाबले खेले, उससे दोगुने खेले। इस वजह से है, यानी कि अगर जितना इन्होंने मैच खेला, अगर उतने कहीं नेपाल ने मैच खेले होते, तो आज के टाइम में ये वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन होते, और साथ में बॉलिंग में भी वो टॉप 10 टॉप 15 में आ ही जाते। जी आशुतोष भाई, अब आप आगे कंटिन्यू। नहीं, इतने मैच में भी ये नंबर 1 होते अगर इनको टॉप ऑर्डर में चांस मिलता।
लोअर ऑर्डर में खेल के ये एवरेज और ये स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, ये तो कमाल है। इस लेवल का तो प्लेयर मैंने देखा ही नहीं। लास्ट जो इस तरह का मुझे ऑलराउंडर याद आता है वो लास्ट क्लूजनर था। जिस क्या वो जिस तरह के, हाँ वो ठीक है कि वो स्पिन बॉलर नहीं थे, लेकिन ऐसा ऑलराउंडर तो मुझे सिर्फ वही याद आता। और मैंने कोई ऑलराउंडर ही नहीं देखा कि जिसने एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों मेंटेन किया हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप स्ट्राइक रेट के लिए जाते हो तो कोई भी प्लेयर आप देखिए जिनका इस तरह का स्ट्राइक रेट होता है, उनका एवरेज 25 का होता है। और लोअर ऑर्डर में अगर खेलते हैं और इनका 50 का, अगर ये टॉप ऑर्डर में खेलते तो मैं कहता हूँ इनका 70 से 75 का एवरेज होता T20 में। अच्छा, और एक स्ट्राइक और रेट भी चीज बहुत है। ज्यादा होता है, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर होते हैं उनको पावर प्ले में खेलने का मौका मिलता है। पर इनके लिए पूरा फील्ड ओपन रहता है, खुला रहता है फील्ड जब ये खेलने आते हैं। तो ये चौका तो मारते नहीं है, छक्कों में ही बात करते हैं। जो तो आप छक्कों में सोचिए डील अगर ये करेगा पावर प्ले उसके में लिए खेलने क्या ही आते, बाउंड्री और इस, अगर ये पावर इस प्ले में खेलने आते तो ये क्या करते। पिछले 18 महीने में ना 44 छक्के मारे हैं दीपेंद्र ने, जो कि पूरी अरे नेपाल वाह। जो सेकंड बेस्ट प्लेयर है ना उससे दोगुना है। जी। अच्छा, एक और अच्छी चीज है कि दीपेंद्र सिंह एरी बड़ी टीमों के नाम से और बड़े टीमों के स्टेचर से घबराते नहीं है। जब इंडिया से उनका मैच था, उनकी टीम एक तरफ स्ट्रगल कर रही थी, जब आशीष बड़ा स्लो खेल रहे थे। दीपेंद्र सिंह एरी जब आए तो उन्होंने परवाह नहीं की कि उनके सामने आईपीएल खेला हुआ या इंटरनेशनल खेला हुआ बॉलर फेंक रहा है, उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने टोटल 4 छक्के मारे थे इंडिया को, जो उनकी तरफ से सबसे ज्यादा था। तो मतलब अनबिलीवेबल आदमी है वो, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हैं दीपेंद्र सिंह एरी। अरे शिवम दुबे को, शिवम दुबे मतलब उस टीम से खेलते हैं जिस टीम के पास 5 आईपीएल है। ठीक है कि वो हर बार उस टीम के हिस्सा नहीं थे, पर वो एक ऐसे कप्तान के अंडर खेलते हैं कि जिनके पास आईसीसी का हर एक ट्रॉफी है, आईपीएल का ट्रॉफी है। मतलब क्रिकेट में जो भी ट्रॉफी बना सब जीता हुआ है। तो कुछ तो उनको उससे नॉलेज मिला ही होगा ना। ऐसे बॉलर को लगातार उन्होंने लगातार नहीं, एक ओवर में 3 छक्का उन्होंने लगाए। तो आप सोचिए वो जी किस लेवल का प्लेयर है। और वो अगर आईपीएल में आते हैं, जो कि मुझे लगता है इस बार वो आईपीएल में आने वाले हैं, तो वो धमाल मचाएंगे। और मुझे लगता है कि ठीक ठाक जो है एसोसिएट नेशन से खरीदे गए प्लेयर में सबसे ज्यादा पैसा उनको मिलने वाला है। और ठीक ठाक धमाल मचाएंगे आईपीएल में वो। जी। जी। तो जनवरी 2021 से नेपाल ने अब तक 26 मुकाबले खेले हैं T20 के, जिसमें से उन्हें 19 में जीत मिली है, खाली 7 मैचों में हार मिली है। तो ये एक तरह से मैं दिखाता है कि इससे नेपाल दुखी हूँ। नेपाल टीम की। मैं अरे इस स्टैट बोलो। से दुखी हूँ, क्योंकि जी नेपाल टीम का जो कैलेबर है, उस कैलेबर में 26 में से 24 जीतना चाहिए था उनको। सिर्फ एक दो अपसेट हो सकते हैं, आप 7 मैच नहीं हार सकते इतना टैलेंट रखने के बाद, इतना कैलेबर रखने के बाद। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आप बताएं कि वर्ल्ड में किस टीम के पास दीपेंद्र सिंह एरी जैसा प्लेयर है। मैं बैट्समैन या बॉलर नहीं कहूंगा, किसी के पास नहीं है। मतलब आप 6 से कम के इकोनॉमी से रन दे रहे हैं T20 मैच में, आप विकेट ना ले तो भी आप मैच विनर हैं। मतलब आप 24 बॉल में 22 रन दे रहे हैं। अगर किसी बैट्समैन का ये स्टैट तो 24 बॉल में 22 रन, किसी बैट्समैन को ही तो किया होगा, उन्होंने किसी बैट्समैन को ही तो बॉलिंग किया होगा। और किसी बैट्समैन को ये स्टैट हो उसी दिन उसका करियर खत्म हो जाएगा। तो ये जो बॉलर है, दीपेंद्र एज ए बैट्समैन की तो बात नहीं कर रहा, दीपेंद्र एज ए बॉलर जो है, ये तो बैट्समैन का करियर खाने वाला हम्म। बॉलर है। कोई बॉलर अगर कंटिन्यू खेल जाए इनको 2 ओवर, तो उसका तो उसी दिन करियर खत्म हो जाएगा, जिस तरह का ये बॉलर है। और उसके बाद नीरज जी, आपका आप ये रिकॉर्ड है कि आप 26 में से 19 मैच जीते हैं, तो ये आपको सीरियस लेना पड़ेगा गेम को। ये इस तरह से नहीं चलेगा। आपको 26 में से 24 जीतने चाहिए। हाँ, 2 अपसेट्स हो सकते हैं। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये नेपाल के एक स्टार प्लेयर है, आईपीएल वगैरह भी खेले हुए हैं वो, बिग बैश भी खेलते हैं, संदीप लम्साने। उन्होंने 26 मैचों में 55 विकेट चटकाए हैं, लेकिन वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अविनाश वोहरा ने 19 मैचों में 28 विकेट लिए हैं, जो नेपाल की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वालों में दूसरे नंबर पे हैं। तो उनका रोल कितना ज्यादा अहम होगा, और संदीप लमिछाने वो कितना मिस करेगी उनकी टीम? देखिए संदीप लमिछाने जिस तरीके के गेंदबाज हैं और जैसा उनके पास अनुभव है, निश्चित तौर पर नेपाल उनको मिस तो करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल के पास इतनी अच्छी गेंदबाजी है कि वो लमिछाने के ना होते हुए भी अच्छा कर ले जाएंगे। अपने अविनाश बोहारा का नाम लिया, बोहारा का स्किल तो हमने एशियन गेम्स में ही देखा था। 4 रन देके 6 विकेट उन्होंने लिए थे, और 2 मैचों में उन्होंने 8 विकेट लिए थे, इंडिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल से पहले। सर एक बात बता, एक एक मिनट इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जी। एक स्टैट्स आज भी नहीं बदला है।
मुकेश के करियर में जितना विकेट है उतना 2 मैच में उन्होंने लिया था। सर मुकेश को छोड़ दीजिए आप। तो खैर, अविनाश बोहरा अच्छे बॉलर हैं। करण केसी 17 मैचों में 25 विकेट उन्होंने पिछले 18 महीने के अंदर लिए हैं। 7 से कम की इकॉनमी उनकी है। सोमपाल कामी एक्सपीरियंस बॉलर है, उनकी भी इकॉनमी काफी अच्छी है। तो कुल ललित राजवंशी भी एक अच्छे जो है बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे। बॉलिंग भी अच्छी है उनकी, काम चलाऊ बैटिंग भी करेंगे। तो कुल मिलाकर नेपाल के पास एक बहुत बेहतरीन टीम है, जो यूएई और हांगकांग के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करने वाली है। हालांकि यूएई को थोड़ा सा कंडीशन से भी परेशानी हो सकती है, और मैं चाहूंगा कि श्रेयांशु भाई कंडीशन की जो परेशानियां हो सकती हैं उस पर अपनी राय रखें। देखिए, नेपाल में ही सारे मैच होने को हैं। हांगकांग भी लगभग जहां से आता है वो भी उससे विपरीत परिस्थितियों से आता है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यूएई भी नेपाल के विपरीत ही भौगोलिक परिस्थितियों से आता है। लेकिन दोनों में थोड़ा फिर भी अंतर है, हांगकांग और यूएई में। हांगकांग में जो भी प्लेयर हैं वो लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, और यूएई में भी हैं। लेकिन फिर भी उनको नेपाल में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। नेपाल बहुत हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे है। नेपाल के प्लेयर वहां लगातार खेलते आए हैं, अभी तक वहां पे कोई मैच खेलने गया नहीं है जहां तक मुझे पता है। पहली बार वहां पे कोई ऑर्गेनाइज हो रहा है सीरीज। तो यूएई वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, हाई एल्टीट्यूड में नहीं खेले हैं कभी। जबकि नेपाल वाले वहां अपनी होम ग्राउंड पे खेलेंगे, तो हाई एल्टीट्यूड में उनको खेलने की आदत रही है। तो अच्छा करेंगे नेपाल। अब मुझे लगता नहीं है कि एक भी मैच हारेंगे। और आशुतोष जैसा कह रहे थे कि ये उलटफेर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा एक भी उलटफेर। और उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, मुझे लगता है भौगोलिक परिस्थितियों का ज्यादा फायदा मिलेगा इनको। जी। नहीं नहीं, भौगोलिक नेपाल के ये टीम ना भौगोलिक परिस्थिति की मोहताज नहीं है। आप रेगिस्तान में खिला दो, वहां भी जीत के आएंगे। मैं कहता हूँ इनको आप पानी पे खिला दो, जेकब वगैरह रख के, पंटून बना के, वहां भी जीत के आएंगे। चांद पे खिला दो, वहां भी जीत के आएंगे। क्यों? क्योंकि टैलेंट इतना है, इतना जी जी। टैलेंट है, कहीं भी जीतेंगे जहां जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं नेपाल दूसरे की टीम के पास बैटिंग। टैलेंटेड प्लेयर नहीं नहीं है, पर नेपाल के लेवल का प्लेयर नहीं है। नहीं, जी। नेपाल इसमें बहुत अच्छी कर रही है। नेपाल के साथ दिक्कत वही आएगी कि थोड़ी बिखर सकती है। अभी बहुत ही अर्ली फेज है, बहुत सर ही नहीं अर्ली बिखर फेज है। सकती है सर, नहीं बिखर नहीं सकती है। ठीक। मैं आपको बताता हूँ, ये नेपाल के जो जो प्लेयर है ना, जब वो बैटिंग करने आते हैं तो सबके सब बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और जब बॉलिंग करने आते हैं सबके सब बॉलिंग ऑलराउंडर है। मतलब मैं आपको बताऊं, करण केसी टूटे हुए बैट से उन्होंने छक्का मार दिया था। और मैं तो उस पर बात ही नहीं करूंगा कि वो विकेट बॉल से क्या करते हैं। आप बताओ, टूटे हुए बैट से उन्होंने छक्का मार दिया था इंडिया के बॉलर को। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हाँ, क्योंकि हम देखिए, उस तरह की हांगकांग बात बहुत नहीं बड़ी एक करेंगे कि लीग दूसरी टीम ऑर्गेनाइज करता को है, यूएई बहुत हलवा बड़ी समझ बड़ी लीग लें, लेकिन ऑर्गेनाइज करता है। फैक्ट यह है कि है तो दूसरी टीम हलवा है नेपाल के सामने में। भले हम समझते नहीं, क्योंकि बड़े बोल नहीं, नहीं होने फिलहाल चाहिए। फिलहाल तो दिख रही है, सारे हलवा टीम दिख रही है उसके आगे, नेपाल के आगे। यू यू हांगकांग भी हलवा यूएई दिख में रही है। मतलब कोई यूएई भी में एसोसिएट नेशन अभी भी नेपाल से आगे नहीं दिख रहा। लेकिन यूएई और नहीं नहीं। हांगकांग के पास जो टी20 का एक्सपीरियंस है वो शायद नेपाल के पास नहीं है। यूएई बहुत ही मतलब लंबे समय से टी20 देखती आ रही है। यूएई में बहुत सारे टी20 लीग होते हैं, हांगकांग में भी होता है। संदीप लविछाने खेलने जाते थे हांगकांग में, लेकिन अब नहीं है इस सीरीज में। दूसरों के कंधों पे होगा, एक्सपीरियंस उनका काम आता। देखते मुझे हैं। लगता है कि इस सीरीज के बाद जो है, श्रेयांशु भाई को हम लोग अयोध्या भाई के नाम से जानेंगे, जिस तरह से मैं निगेटिव बातें ये कर रहे मैं हैं। आप लोगों को क्योंकि इंटरप्ट करना चाहूंगा। इनको उस दिन पता चलने वाला है कि क्या होना है इस सीरीज का, जिस दिन फाइनल होगा। और मैं अभी मैं से नेपाल। मान के चल रहा हूँ कि क्या होगा। और मैं, मेरा तो बस चले तो मैं अभी आपको अभी से ही जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बता दूं। अरे सर, लेकिन मैं अपने प्लेयर को जो है ना, जिंक्स नहीं करना चाहता, इसीलिए बोलूंगा सर नहीं। सर मैं क्या कहता हूँ कि दीपेंद्र खाली दो यादव। मिनट, कुशल भारतेल। जी। कुशल भरतेल और उसकी बात कर लेते हैं बस। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि नेपाल की जो बैटिंग है वो मिडिल ऑर्डर में भी बहुत स्ट्रांग है, और उनका टॉप ऑर्डर भी अच्छा है। कुशल भोरतेल ने 19 पारियों में 44 की औसत से 127 रन बनाए हैं, 127 की स्ट्राइक रेट से 655 रन बनाए हैं, एक शतक और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। कुशल माला 16 इनिंग्स में उन्होंने 396 रन बनाए हैं, 40 की एवरेज है, 180 की स्ट्राइक रेट है और एक शतक है। वाह वाह। और उनके 180 की स्ट्राइक रेट है सर उनकी। इसके साथ साथ और विकेट कीपर फास्टेस्ट आशीष। सेंचुरी है, सिर्फ टी शतक मत बोलिए, ट्वेंटी की फास्टेस्ट सबसे सेंचुरी वो है। फास्ट। तक। हाँ। विकेट कीपर आशीष शेख ने 23 पारियों में 500 रन बनाए हैं, तो कप्तान रोहित पौडेल ने 13 पारियों में 412 रन बनाए हैं। यानी कि नेपाल का यहाँ पे बैटिंग में कोई कंसर्न नजर नहीं आता, बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है। तो हम उम्मीद करते हैं अच्छा नेपाल करेंगे के कप्तान से ज्यादा हाई प्रोफाइल वहां कोई नहीं है फिलहाल। नेपाल के कप्तान बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही
ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत ही कम उम्र से खेलना शुरू कर दिए थे। और मुझे लगता है वो टीम को बांधे रखने में सबसे ज्यादा उनका योगदान है अभी भी, और वही काम आएंगे इस टीम के लिए हमेशा। अच्छा, यूएई की टीम की बात करें तो उनके यहाँ मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान से खेलते हैं, और उनके साथ अभी अभी पता नहीं है कि नहीं है, पर उनके बॉलिंग कोच उमर गुल बहुत टाइम तक रह चुके हैं। उमर गुल काफी टाइम तक उनके बॉलिंग कोच थे। अब इसके हाँ, तो अभी टाइम हो उमर गया। गुल बॉलिंग कोच होंगे तो मान लीजिए सहवाग। कि जो उमर गुल के द्वारा ट्रेंड किया हुआ बॉलरों का हाल वही होगा जो 2011 में उमर गुल का किया था सहवाग ने। मैं खाली बस मुझे याद आया तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, जो भी है। चलिए, तो अच्छी खासी नीरज चर्चा जी क्या हुई। कह रहे थे आप? नीरज जी क्या कह रहे थे आप? जी मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो में हमने पहले मैच का प्रीव्यू तो कर लिया है, साथ ही साथ नेपाल फैंस के लिए एक जो है सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज पैकेज भी जल्दी आपको बताया जाएगा कि वो सरप्राइज हमारी तरफ से क्या होने वाला है, क्योंकि हम नेपाल क्रिकेट को लेकर के कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। तो जैसे ही वो प्लानिंग हमारी थोड़ी सी मतलब ऐसा सही दिशा में जाएगी, हमको लगेगा कि अब वो सफल हो सकती है, तो उसके बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा नेपाल क्रिकेट को आप इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए, ताकि हम नेपाल क्रिकेट को लेके और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहें। थैंक यू।